गुड मॉर्निंग दोस्तों, हेलो स्टडी पॉइंट में आपका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। देखिए अपन विलियन पढ़ रहे थे और ये फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो ये बोर्ड और कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम इस टॉपिक का जो लास्ट का पॉइंट है वो पढ़ने वाले हैं, असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म। तो इसको पढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और याद रखिए दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले अपन देखते हैं कि अनुसंख्यक के गुणधर्म क्या होते हैं। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे कि विलयन के अपन जानते हैं भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं। तो अपन बोलेंगे कि विलयन के ऐसे भौतिक गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि विलय की प्रकृति पर। तो अपन लिख देंगे विलयन के ऐसे भौतिक गुणधर्म जो विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, जबकि विलय के कणों की संख्या पर, याद रखिए विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अनुसंख्यक के गुणधर्म कहलाते हैं। अब अपन देखने वाले हैं कि जो हमारे अनुसंख्यक गुणधर्म ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको बता देते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म दो प्रकार के होते हैं। पहला अनुसंख्यक गुणधर्म अपन पीछे पढ़ लिया है, सामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म। इसको अपन थोड़ी देर में वापस रिपीट करेंगे। तो पहले के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे सामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म और दूसरे की अपन बात करेंगे असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म। तो पहले देखते हैं अपन सामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो अनुसंख्यक गुणधर्म है ये विलय पर डिपेंड है और वो भी विलय के कणों की संख्या पर है। तो आप देख सकते हैं कि ये किस पर डिपेंड हो गए, ये सॉल्यूट पर डिपेंड है। अब देखिए हम यहाँ पर जो सॉल्यूट लेने वाले हैं यह लेने वाले हैं अन्य अपघट्य, और अन्य अपघट्य का मतलब होता है जो न तो आयनित हो और न ही संगुणित हो। आयनित का मतलब है कि यदि इसको अपन विलायक में घोलते हैं तो आयनों में नहीं टूटे, और ये संगुणन का मतलब होता है समूह बनाना, कि इसको अपन विलायक में बोले तो ये समूह के रूप में या द्विविलक या त्रिविलक के रूप में उपस्थित हो जाए। तो यहाँ पे बोलेंगे कि ये अनपघट्य है। अब अपन देखते हैं पहले अनपघट्य क्या होते हैं। अनपघट्य के एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। यहाँ पे यूरिया हो जाएगा, ग्लूकोज और शर्करा, और अपन इनके फॉर्मूले भी जानते हैं। यूरिया होता है NH2CONH2, ग्लूकोज C6H12O6 और ये C12H22O11। तो ये हमारे अनपघट्य हो गए। अब देखिए ये तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे आप इंपोर्टेंट देखिए, ये तो अपन ने परिकलित वैल्यू देखी इसकी। परिकलित वैल्यू का मतलब है सैद्धांतिक अपन ने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया है। लेकिन यदि हम अपन इन विद्युत अपघट्यों को विलायक में घोलेंगे, विलायक में घोलने पर, और अपने बोला कि विलायक क्या होता है, विलायक अधिक मात्रा में पाया जाता है और विलय को घोलता है। तो यहाँ पे विलायक में अपन इसको घोल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो यूरिया था यह यूरिया में प्रेजेंट होता है, यानी कि इसका न तो आयनन होता है और न ही संगुणन होता है। देखिए गुलना अलग बात है और आयनन या संगुणन अलग बात होती है। तो यहाँ पे ये सेम मॉलिक्यूल्स के रूप में प्रेजेंट होता है। तो ये अपने कैसे जगह है, ये अपने प्रैक्टिकली जगह है। तो इसको अपन बोल देंगे प्रेक्षित, या प्रेक्षित वैल्यू है, और या अपन इसको बोल देते हैं कि प्रायोगिक रूप से अपने यहाँ पे देखे। अब इसको आप ध्यान से समझिए। पहले विलायक में घोलने से पहले NH2CNH2 यह एक अणु था और बाद में भी सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अर्थात अपन ये बोल सकते हैं कि प्रेक्षित और परिकलित मान बराबर प्राप्त होते हैं। तो हमें यहाँ से पहला निष्कर्ष क्या प्राप्त हुआ
कि इसका जो प्रेक्षित मान है यह परिकलित मान के बराबर प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे जो मान दोनों आपस में बराबर प्राप्त हैं, इसका मतलब है विलायक में घोलने के पश्चात न तो इसका संगुणन हुआ है और न ही इसका आयनन हुआ है। तो अपन लिख देंगे दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे न तो इसका वियोजन होता है, इसको आयनन भी बोल सकते हैं, और न ही संगुणन होता है। ये पॉइंट हमें यहाँ से प्राप्त हुए। अब अपन देखेंगे कि जो सामान्य अनुसंख्यिकीय गुणधर्म कौन से होते हैं। तो यहाँ पे अपन ने पीछे पढ़े हैं कि एक तो था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसको बोला था RLVP रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर, और यहाँ पे लिखा था कि शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब अपॉन शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब, और किसके बराबर था, विलय की मोलविन के बराबर था। और दूसरा अपन देखेंगे, दूसरा अपन ने पढ़ा था कि क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन को डेल टीबी के द्वारा डिनोट किया था। तो डेल टीबी इक्वल टू केएफ इनटू मोलता, ये अपन ने देखा था। और यहाँ पे तीसरा अपन देखा था कि हिमांक में अवनमन, और हिमांक में अवनमन को डेल टीएफ के द्वारा डिनोट किया था, और डेल टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू मोलता। और हमने परासरण दाब फोर्स देखा था, परासरण दाब को अपन ने पाई से डिनोट किया था, पाई इक्वल टू CRT। तो ये हमारे सामान्य अनुसंख्यिकीय के गुणधर्म के उदाहरण हो गए हैं। अब अपन देखेंगे यहाँ पे असामान्य अनुसंख्यिकीय गुणधर्म, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जो अनुसंख्यिकीय गुणधर्म ये डिपेंड करते हैं विलय पर। तो अपन लिख देंगे कि यह विलय के कारण उत्पन्न होते हैं, और यहाँ पे विलय अपन लेने वाले हैं। यहाँ पे तो अपन ने विलय लिया है अनअपघट्य, जिसका न तो वियोजन होता है और न ही संगुणन होता है। और यहाँ पे विलय अपन लेंगे अपघट्य। अपघट्य का मतलब है जिसको विलायक में घोलने पर संगुणन और वियोजन हो, उसे अपन बोलेंगे अपघट्य। और अपघट्य के उदाहरण अपन यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे मेरे पास NaCl है, KOH है, या CaCl2, कितने भी एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। और यहाँ पे अपन ले लेंगे फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल भी अपन ले सकते हैं। अब ये तो अपन ने वैल्यू कब देखी है, ये तो अपन ने वैल्यू परिकलित वैल्यू निकाली है। परिकलित का मतलब होता है सैद्धांतिक, ये तो थ्योरेटिकल वैल्यू अपन ने यहाँ पे देखिए। लेकिन यदि अपन इसको विलायक में घोलेंगे तो अपन लिख देंगे कि विलायक में घोलने पर, विलायक में इनको इन अपघट्य को अपन बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर Na प्लस और Cl माइनस 2 आयन प्राप्त होते हैं। KOH को अपन बोलते हैं, तो यहाँ पे K प्लस OH माइनस आयन, यहाँ पे भी 2 आयन प्राप्त होते हैं। इसी तरह ही अपन कैल्शियम क्लोराइड को बोलते हैं, तो यहाँ पे कैल्शियम प्लस 2 और 2Cl माइनस यानी कि 3 आयन प्राप्त होते हैं। तो ये अपन ने कैसे निकाला है, ये प्रायोगिक रूप से निकाला है। तो अपन इसको लिख देंगे प्रक्षित, यानी कि प्रैक्टिकली अपन इनको देखा है। तो ओवरऑल हमें यहाँ पर रिजल्ट निकल के ये आता है कि पहले अपने बोलने से पहले NaCl का एक अणु था, अर्थात NaCl की एक संख्या थी। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि NaCl के कणों की संख्या 1 थी, लेकिन यहाँ पे NaCl की कितने कण प्राप्त हो रहे हैं, 2 कण प्राप्त हो रहे हैं। और यहाँ पे KOH को भी अपन ने बोला है, तो पहले तो 1 कण था, यहाँ पे 2 कण प्राप्त हो गए। और यहाँ पे देखिए 1 कण था, यहाँ पे कितने कण प्राप्त हो गए,
3 कण प्राप्त हो गए, तो अपन ने बोल सकते हैं कि प्रेक्षित मान और परिकलित मान बराबर नहीं है, अर्थात प्रेक्षित मान की वैल्यू परिकलित मान से ज्यादा प्राप्त होती है। तो अपन यहां पर लिख देंगे कि जो प्रेक्षित मान की वैल्यू है वह परिकलित मान से ज्यादा प्राप्त। वेरी वेरी इंपोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए प्रेक्षित मान और परिकलित मान आपस में दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका बोलने के पश्चात या तो संगुणन हुआ है या क्या हुआ है, वियोजन हुआ है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे आयनों में टूटना क्या हुआ है, वियोजन या आयनन। तो आप लिख देंगे कि इनका वियोजन होता है, वियोजन हुआ है। अब देखिए अपन इसको यह भी लिखते हैं कि यहाँ पे जो प्रेक्षित मान है यह परिकलित मान के बराबर प्राप्त नहीं होता है। यह भी अपन यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद में अपन यहां पर देखने वाले हैं कि इन एग्जाम्पलों के बारे में। तो देखिए इसके बारे में तो अपन ने देख लिया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। वियोजन का मतलब है कि जो ये अणु है ये आयन में टूट रहे हैं और आयन में टूटना वियोजन ही कहलाता है। अब देखिए अपन यहाँ पे एसिटिक अम्ल या कोई भी ले लीजिए, एसिटिक अम्ल को इसी के अपन विलायक में यानी कि एसिटिक अम्ल के ही विलायक में घोलते हैं। तो यह द्विलक के रूप में, यह द्विलक के रूप में उपस्थित होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण हो जाएगा या ये त्रिलक भी बना सकता है। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एसिटिक अम्ल था एक अणु ये हो गया और एक अणु एसिटिक अम्ल का विलायक हो गया। तो यहाँ पे दो अणु है लेकिन यहाँ पे दो अणु मिलकर एक ही अणु का निर्माण कर दिया है। तो ये कौन सा मान है, ये मान तो अपन ने परिकलित किया है और जो प्रेक्षित मान है ये अपन ने यहाँ पर प्रेक्षित मान देखा है, ये द्विलक के रूप में उपस्थित है। तो अपन बोलेंगे कि यहाँ पे प्रेक्षित मान कम प्राप्त होता है, किससे, परिकलित मान से कम प्राप्त होता है। तो ओवरऑल हमारे पास अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे दो अणु मिलकर एक अणु का निर्माण करें अर्थात तो समूह का निर्माण करते हैं और ये दो या दो से अधिक भी आपस में जुड़ सकते हैं। तो अपन इनको बोल देंगे कि इनका क्या होता है, संगुणन होता है। ये पॉइंट हमारे पास निकल कर आता है। अब देखिए इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया है, वो ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य यदि हाइड्रोजन फंस जाए तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और याद रखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली फॉर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी कभी रेयर केस में क्लोरीन के मध्य भी पाई जाती है। तो यहाँ पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार की होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब अपन इसकी असामान्य गुणधर्म की परिभाषा देख लेते हैं कि असामान्य अणुसंख्यीय गुणधर्म की परिभाषा क्या है। इसको आप पोस्ट करके उतार लिया करो। यहां पे देखिए असामान्य अणु संख्या के गुणधर्म। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि विलय के वियोजन या संगुणन के पश्चात इसका जो प्रेक्षित मान तथा परिकलित मान के मध्य अंतर पाया जाता है, अर्थात प्रेक्षित मान और परिकलित मान आपस में समान नहीं होते हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे, असामान्य गुणधर्म कहते हैं। तो अपन लिख देंगे कि विलय के संगुणन या वियोजन के पश्चात
प्रेक्षित तथा परिकलित मान में अंतर पाया जाता है। इसे ही असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। अब देखिए एक और परिभाषा अपन इसकी यह दे सकते हैं कि यहाँ पे वियोजन और संगुणन के पश्चात, यहाँ पे देखिए वियोजन हो रहा है तो यहाँ पे जो आयनों की संख्या बढ़ रही है और संगुणन हो रहा है तो आयनों की संख्या घटती है। तो अपन बोल देंगे कि संगुणन या वियोजन के पश्चात ओवरऑल रिजल्ट अपन देखें तो यहाँ पे आयनों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी होती है। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे कि संगुणन या आयनन के पश्चात विलयन में विलय के कणों की संख्या समान नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे जो परिकलित और प्रेक्षित मान में संबंध बताने के लिए एक नए शब्द का प्रयोग किया गया जिसको वैज्ञानिक के नाम के आधार पर दिया गया। तो इसको अपन बोलेंगे आई और इसको यहाँ पर नाम दिया गया वांट हाफ गुणांक। तो वांट हाफ गुणांक किसके मध्य संबंध बताता है? ये बताता है प्रेक्षित। आपको पूछा जाए कि वांट हाफ गुणांक का मतलब क्या है तो आप बता देंगे प्रेक्षित एंड परिकलित मान के मध्य संबंध को बताता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब अपन देखते हैं इसके जो वांट हाफ गुणांक के अपन ने फॉर्मूले वगैरह देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म अपोन परिकलित अणुसंख्यक गुणधर्म या अपन बोल दे कि यहाँ पे कि क्वथनांक में उन्नयन का प्रेक्षित मान अपोन क्वथनांक में उन्नयन का परिकलित मान। तो क्वथनांक में उन्नयन को डेल टीबी के द्वारा दर्शाते हैं और ये इसका कौन सा मान है? ये इसका प्रेक्षित मान हो गया है। और बट्टे में क्या आएगा कि क्वथनांक में उन्नयन का परिकलित मान। इसी तरह ही अपन यहाँ पे देखेंगे कि हिमांक में अवनमन का प्रेक्षित मान और हिमांक में अवनमन का परिकलित मान इक्वल टू यहाँ पे प्रासरण दाब का प्रेक्षित मान और इसका परिकलित मान। या अपन इसको बोल सकते हैं कि बाद में कणों की कुल संख्या अपोन विलायकन के पहले कणों की कुल संख्या। तो लिख देंगे बाद में कणों की कुल संख्या तथा अपोन पहले कणों की संख्या। तो ये हमारे पास वांट हाफ गुणांक के फॉर्मूले आ चुके हैं। तो इसको आप पोज करके उतार लो। अब देखिए हम यहाँ पे देखेंगे कि जो वांट हाफ गुणांक की वैल्यू कितनी कितनी प्राप्त होती है। तो देखिए यदि नोट में लिख लीजिए कि यदि
वांट हाफ गुणांक का मान 1 प्राप्त होता है, अर्थात उसका प्रेक्षित मान है वो परिकलित मान के बराबर है। तो अपन बोल देंगे कि इसमें न तो वियोजन होता है और न ही संगुणन होता है। इंपोर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे न तो वियोजन हो रहा है और न ही संगुणन हो रहा है, अतः जो प्रेक्षित मान है वो परिकलित मान के बराबर प्राप्त होता है। तो अपन लिख देंगे कि प्रेक्षित मान इक्वल टू परिकलित मान। और यहाँ पे एक पॉइंट आप ये देखिए कि यहाँ पे वियोजन भी नहीं हो रहा है और संगुणन भी नहीं हो रहा है। ये अपन ने पीछे अभी किस में पढ़ा है, ये सामान्य अनुसंख्यिकीय गुणधर्म में पढ़ा है। तो ये अपन बोलेंगे ये कब होगा, ये सामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म में लागू होता है। ये हमारे पास 3 वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट निकल के आए। हमारा दूसरा नोट ये हो जाएगा कि यदि आई का मान यानी कि वांट हाफ गुणांक का मान 1 से ज्यादा है तो अपन क्या करेंगे कि 1 से ज्यादा, इसका मतलब क्या होता है, वियोजन हो रहा है और वियोजन हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्रेक्षित मान है वह परिकलित मान से ज्यादा प्राप्त होता है। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास वेरी वेरी इंपोर्टेंट यह प्राप्त होता है कि प्रेक्षित मान परिकलित मान से ज्यादा है, अर्थात आयनों की संख्या बढ़ जाती है और यहाँ पे वियोजन हो रहा है। तो ये सामान्य अनुसंख्यिकीय गुणधर्म का तो प्रकार नहीं है, तो फिर किसका है, फिर असामान्य अनुसंख्यिकीय गुणधर्म का ये प्रकार ही हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे असामान्य अनुसंख्यिकीय गुणधर्म का प्रकार है। तो इस तरह अपन पढ़ेंगे तो मजा आएगा, वैसे अपन रटेंगे तो मजा आने वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट को सीखिए और उसके बाद में आप स्ट्रॉन्ग होइए। देखिए अब इसका लास्ट पॉइंट ये रह गया, यदि यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से कम में प्राप्त होती है, इसका मतलब क्या हो रहा है, संगुणन प्राप्त हो रहा है। और संगुणन हो रहा है इसका मतलब जो प्रेक्षित मान है वह परिकलित मान से कम प्राप्त है और प्रेक्षित मान परिकलित मान से कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वियोजन यहाँ पे असामान्य गुणधर्म में होता है इस प्रकार का जो कार्यक्रम। तो ये हमारे पास वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट निकल के आए। अब देखिए यदि हमें पूछा जाए कि यहाँ पे वियोजन या संगुणन की मात्रा निकालिए, तो वियोजन के दौरान अपन निकाल देंगे, ये भी नोट का पॉइंट है। वियोजन यदि आपको पूछा जाए तो वियोजन की मात्रा, तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 और यहाँ पे n माइनस 1। यहाँ पे आप जान गए होंगे कि आई क्या है, वांट हाफ गुणांक है, जो अपने पीछे फॉर्मूले देखे हैं। n क्या है, जितने कण या आयन प्राप्त होते हैं उसकी संख्या है। इसी तरह ही आपको पूछ ले कि संगुणन की मात्रा, तो यहाँ पे संगुणन की मात्रा भी अपने आसानी से बता सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 और यहाँ पे बाहर लग जाएगा n और 1 माइनस n। ये दोनों फॉर्मूले आप किसी भी कंडीशन में इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अपन क्वेश्चन देखेंगे वो थोड़ी देर बाद में देखने वाले। अब देखिए हम ये देखेंगे कि जो सामान्य अनुसंख्यिकीय गुणधर्म थे और यहाँ पे जो वांट हाफ गुणांक आई है, इनके मध्य क्या संबंध है। तो यहाँ से जो पीएमटी आईआईटी जैसे एग्जाम्स हैं उसमें बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे।
तो अपन ने देखा था पहला, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको बोलते हैं RLVP। और यहाँ पे अपन देखा था कि शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब अपॉन शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब, और ये किसके बराबर था, यह विलेय की मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोलविन। इसी तरह ही अपने दूसरा देखा था क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन को अपन डिनोट करे थे डेल टीबी के द्वारा, और इसको लिखा था कि मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक इनटू मोललता। और तीसरा अपन लिखा था हिमांक में अवनमन, इसको अपन ने डिनोट किया था डेल टीएफ के द्वारा, और इक्वल टू के एफ इंटू मोलता। और फोर्थ अपन ने लिखा था कि पराश्रण दाब, डिफ्यूजन प्रेशर, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको डिनोट किया था पाई, और अपन लिखा था CRT। तो ये तो अपन ने सामान्य अणुसंघ के गुणधर्म पढ़े थे, लेकिन हम अपन देखने वाले हैं कि जो वांट हाफ गुणांक है तथा इन सामान्य अणुसंघ के गुणधर्मों में क्या संबंध होता है। तो देखिए, यहाँ इनको I से गुणा करवा दीजिए, यहाँ भी इनको I से गुणा करवा दीजिए, और यहाँ भी आप देखिए इनको I से गुणा करवा दीजिए। और ये I क्या है, यही हमारा वांट हाफ गुणांक है। तो ये अपने आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन डिस्कशन किए। जम्स में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में सिंपली डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, ये हो जाएगा कि पोटेशियम में हेक्सासाइनोफेरेट, ये कॉम्प्लेक्स संकुल बोलते हैं इसको, कि डाइल्यूट सॉल्यूशन का वांट हाफ गुणांक का मान कितना होता है। और हमें पहला ऑप्शन दे रखा है 2, दूसरे ऑप्शन में अपनी वैल्यू दे रखी है 3, तीसरे ऑप्शन में वैल्यू दे रखी है 4, और फोर्थ ऑप्शन में हमें वैल्यू दे रखी है नन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अपन ने जो वांट हाफ गुणांक हमें निकालना है, इसके अपन ने कई फॉर्मूले पढ़े हैं। पहले अपन देखते कि यहाँ पे प्रेक्षित मान भी नहीं है और परिकलित मान भी नहीं है, और एक अपन ने एक फॉर्मूला ऐसा देखा था जिसमें अपन ने लिखा था कि बाद में कणों की संख्या तथा पहले कणों की संख्या का अनुपात ही वांट हाफ गुणांक कहलाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, अपन यहाँ पे लिख देंगे कि बाद में कणों की संख्या, और यहाँ पे आयन आएंगे तो लिख देंगे बाद में आयनों की संख्या अपोन पहले आयनों की संख्या। ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो आप देखिए यहाँ पे K3FeCN6, इसको अपन विलायक में घोलेंगे, तो विलायक में घोलने पर ये 3 आयन पोटेशियम के देता है, और साथ ही ये संकुल ऐसा कैसा रहता है। याद रखिए, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको पढ़ाएंगे, ये संकुल टूटता नहीं है। तो यहाँ पे टोटल आयन बाद में कितने हैं, बाद में आप देखिए आयन कितने हैं, 4, 3 आयन तो ये है, और एक ये पूरा कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे पहले आयन कितने हैं, पहले यहाँ पे ये पूरा एक ही है। तो यहाँ पे देखिए बाद में आयनों की संख्या 4 अपोन पहले, तो हमारे पास ऑप्शन आ गया 4। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है, हो जाएगा। इसी तरह ही अपन यहाँ पे लिख देंगे कि ग्लूकोज का तनु विलयन लेने पर वांट हाफ गुणांक का मान बताइए।
तो हमारे पास अपन ग्लूकोज को लिखते हैं C6H12O6। इसको अपन विलायक में घोलेंगे। तो विलायक में देखिए ये ग्लूकोज हमारा क्या है, अन्य अपघट्य है, अर्थात इसको विलायक में घोलने पर न तो इसका वियोजन होता है और न इसका आयनन होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो सैम ग्लूकोज है वो सैम ग्लूकोज हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। तो अपन इसमें यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इसका वियोजन भी नहीं होता है और आयनन भी नहीं होता है, अर्थात जो प्रेक्षित मान है वो ही परिकलित मान के बराबर प्राप्त होता है। तो अपन लिख देंगे ये बाद में भी हमारे पास एक ही अणु है और पहले भी हमारे पास एक ही अणु है। तो हमारे पास आ जाएगा कि 1/2 गुणांक बराबर बाद में, तो बाद में भी एक ही और पहले भी एक ही, तो हमारे पास 1/2 गुणांक का मान एक ही प्राप्त होता है। इसी तरह ही अगला क्वेश्चन आप देखते जाइए। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न समान सांद्रता वाले विलयनों में सांद्रताओं वाले विलयनों में किसमें सबसे कम परासरण दाब प्राप्त होता है। तो ये हमारे पास है और ऑप्शन आपको ये दिए गए हैं कि यहाँ पे AgCl, दूसरा ऑप्शन है CaCl2 और तीसरा ऑप्शन है H3PO4 और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास KCl। तो देखिए प्राशन दाब पूछ रहा है और प्राशन दाब का 1/2 में अपन ने ये संबंध देखा था पाई इक्वल टू ICRT। यहाँ पे किसी में कंसंट्रेशन वगैरह नहीं दिया गया, इसका मतलब ये वैल्यू तो क्या है, ये वैल्यू तो हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। तो हमारा जो प्राशन दाब है ये पाई, ये किस पर डिपेंड हो गया, ये केवल और केवल डिपेंड है 1/2 कारक पर। जिसका 1/2 कारक ज्यादा होगा उसका ही प्राशन दाब ज्यादा प्राप्त होता है। तो अपन ने यहाँ पे AgCl को विलायक में घोलते हैं तो कितने आयन प्राप्त होंगे, Ag+Cl-, अर्थात यहाँ पे 2 आयन प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड को बोलते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम +2 और 2Cl- यानी कि 3 आयन प्राप्त होते हैं। इसी तरह ही अपन फॉस्फोरिक अम्ल को घोलेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3H+ और PO4-3, यानी कि यहाँ पर 4 आयन प्राप्त हो रहे हैं। और पोटेशियम क्लोराइड की अपन बात करिए तो पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन यानी कि 2 आयन प्राप्त हो गए हैं। अब अपने 1/2 कारक अपन कर रहे हैं कि बाद में आयनों की संख्या अपोन पहले आयनों की संख्या। यहाँ पे देखिए इसके लिए लगाएंगे तो इसके लिए 1/2 देखिए आप सीधा भी निकाल सकते हैं, वैसे 2 ही है, ये इसके लिए 3 हो जाएगा। तो पहले कितनी इनकी सभी की संख्या 1 है, तो अपन क्या करेंगे इसके लिए पहले अपोन 2 यानी कि 2। इसके लिए अपन निकालेंगे कि बाद में कितनी है, 3 है और पहले कितना है, पहले 1 ही है, तो यहाँ पे 3 हो गया। इसके लिए अपन लागू करेंगे तो यहाँ पे देखिए बाद में कितनी है, 3 और 1 4 आयन हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं और पहले एक ही अणु है तो हमारे पास आ जाएगा 4। और यहाँ पे आप देख लीजिए KCl के लिए पहले है 1 और बाद में कितने 2, तो कर देंगे बाद में अपोन पहले यानी कि 2। तो हमारे पास किसके लिए, फॉस्फोरिक अम्ल के लिए प्राशन दाब का मान अधिक प्राप्त होता है। इसी तरह यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न आयनों की मोललता क्रमशः, यहाँ पे स्मॉल m में याद रखिए ये मोललता है का मान क्रमशः 1, 2, 3 तथा 4 को तो अधिकतम
क्वथनांक में उन्नयन होगा, अधिकतम क्वथनांक में उन्नयन किसमें होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे जो क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र क्या था, ये सूत्र ये हो जाएगा डेल टीबी इक्वल टू वांट ऑफ गुणांक में साथ लेना है, वांट ऑफ गुणांक और के एफ इंटू मोलता। तो आप देखिए यहाँ पे मोलता का मान जिसमें ज्यादा होगा वो ही डेल टीबी का मान है ज्यादा होगा, क्यों में ये भी कांस्टेंट है और ये वांट ऑफ गुणांक ये भी क्या, हमें इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है। तो यहाँ पे मोलता की वैल्यू है और मोलता की वैल्यू 1 2 3 4, तो हमें जिसकी मोलता की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए ही वांट ऑफ गुणांक क्वथनांक में उन्नयन का मान ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्यादा किसके लिए प्राप्त होगा, तो इसके लिए मैक्सिमम होगा। तो अपन आंसर में लिख देंगे, आंसर हमारे ये हो जाएगा कि मोलता का मान जिसमें 4 है उसके लिए क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक मैक्सिमम में हो जाएगा। ये हमारे कुछ सिंपल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो देखिए इसको पढ़ते रहिए और मस्त रहिए और मिलते हैं अगली क्लास में नए जुनून और नए जोश के साथ। तब तक